स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मीनिंग के बारे में करेंगे, क्यों बनानी पड़ रही है इसके बारे में करेंगे और कैसे बनानी है इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग। It is a statement prepared to show the reasons of difference in bank balance as shown by the cash book and bank balance as shown by the passbook। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी स्टेटमेंट है जो ये रीजंस शो करती है कि बैंक बैलेंस जो कैश बुक में दिखाया जा रहा है वो और पासबुक में जो बैंक बैलेंस दिखाया जा रहा है वो सेम ही पार्टी का सेम ही डेट को डिफरेंट क्यों है। कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर मीन्स अकाउंट होल्डर, और उसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को कैसे दिखाते हैं, जैसे वो कस्टमर या अकाउंट होल्डर मीन्स हमारे केस में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बुक जो भी हमारा बैंक बैलेंस शो कर रही है, बैंक की ट्रांजैक्शन शो कर रही है वो दिखाती है। और पासबुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, जो बिजनेस की या अकाउंट होल्डर की या कस्टमर की ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ होती हैं वो बैंक की नज़र में कैसे हैं वो पासबुक शो करती है। कैश बुक और पासबुक दोनों डिफरेंट पार्टीज़ द्वारा बनाई जा रही हैं सेम ट्रांजैक्शंस को लेके, इसलिए दोनों का जो व्यू पॉइंट है टोटली ऑपोजिट होगा। कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, आप कैश बुक में करते हो ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और यही पैसा पासबुक में वो क्रेडिट दिखाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि पासबुक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है और बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। किसी भी बिजनेस की या किसी भी अकाउंट होल्डर का पैसा जो बैंक के पास है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज अल्टीमेटली उस कस्टमर ने अपना पैसा निकलवा लेना है और जब भी बैंक से वो डिमांड करेगा बैंक को वो पैसा वापस करना पड़ेगा। इन फर्स्ट एग्जाम्पल, cash deposited by customer in the bank is his asset, but the same cash becomes liability for the bank, as I have already explained to you, because it is to be returned by the bank sooner or later whenever that customer or account holder demands. Another example you can take, cash withdrawn by customer from his account reduces his asset, so his bank balance reduces, his bank balance is credited from his point of view, but from bank point of view the liability decreases, so it will be debited। तो समझ आ गए बच्चे, एक पार्टी की तरफ से सेम ट्रांजैक्शन को डेबिट किया जाएगा तो दूसरी पार्टी की तरफ से सेम ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट किया जाएगा। और ये दो पार्टीज़ कौन हैं, एक कैश बुक बनाने वाला कस्टमर या बिजनेस या अकाउंट होल्डर और दूसरा पासबुक बनाने वाली बैंक। अब आपके दिमाग में आएगा कि बैंक कैसे, वो तो हमारे पास होती है। यस, आपके पास होती है, आपके अपने मम्मी पापा के पास देखी होगी, आपने किसी के पास भी देखी होगी, लेकिन उसमें एंट्री करना हमें अलाउड नहीं है। That entry is to be made only by the bank because it is from the bank point of view. So to sum up this slide, it should be understood by the student that every transaction will be recorded in the exactly opposite manner in these two books, cash book and passbook. If one is debited, the other should be credited. If one is credited, the other should be debited for the same amount. अभी हमने देखा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम दोनों बुक्स में डिफरेंस क्यों है इसके रीजंस लिखते हैं, और अब बात करें कि वो रीजंस कौन से बनते हैं, दोनों बुक्स में बैंक बैलेंस डिफरेंट क्यों होता है। Bank balance as per cash book and bank balance as per passbook can be different because of two major reasons. एक, time difference in recording the transactions. Second, errors made by the customer or bank. First, time difference in recording the transactions. There can be time gap in recording the transactions relating either to payments or receipts. Let us take these one by one. First, checks issued by the bank but not yet presented for payment.
देखो स्टूडेंट्स, क्या है, सपोज़ आज हमने किसी को चेक दिया। अब हो सकता है दूसरी पार्टी जिसको भी हमने चेक दिया वो अभी 15 दिन अपने पास ही लेके घूमता रहे और वो डिपॉजिट ही ना करवाए। जब तक वो अपनी बैंक के पास प्रेजेंट नहीं करता, मीन्स डिपॉजिट नहीं करवाता, लगाता नहीं है, तब तक हमारी बैंक से वो पैसे नहीं निकलेंगे। सेकंड, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। आपने देखा होगा, आप बैंक में चेक जब जमा होता है एकदम से हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते, इट टेक्स टाइम। थर्ड, डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। सपोज़ आपने अपनी गाड़ी की या घर की इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवानी है और आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि हर 5 तारीख से पहले मेरी 5,000 रुपये की पेमेंट उस डिपार्टमेंट को कर दी जाए या मेरे बच्चों की फ़ीस दे दी जाए, ऐसा ऐसा कुछ। तो बैंक क्या करती है, वो बैंक आपके अकाउंट से निकाल लेती है और वो आपको तो बाद में ही पता चलेगा। अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, किसी ने आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा दिया, आपको बाद में पता चलेगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने आपके बिहाफ पे कोई इनकम रिसीव कर ली। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। चेक्स डिपॉजिटेड और बिल्स डिस्काउंटेड, डिसऑनर। अब डिपॉजिट के टाइम तो आपको पता चल गया, लेकिन डिसऑनर हो गया, आपको पता ही नहीं चला, वो तो बाद में ही पता चलेगा। सेकेंड कैटेगरी में एरर्स आती हैं, एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द कस्टमर। देयर कैन बी एक्सेस, ज़्यादा, शॉर्ट, कम, डेबिट और क्रेडिट एंट्री मेड इन कैश बुक। कस्टमर से किसी भी एंट्री का अमाउंट कम ज़्यादा कर दिया, कोई एंट्री छूट गई, ओमिशन हो गई, या फिर किसी एंट्री को 2 बार कर दिया, डबल पोस्टिंग कर दी ऑफ एन एंट्री इन कैश बुक। ऐसी ही गलतियाँ पासबुक में भी हो सकती हैं। कभी आपने नोट किया होगा सेम ही अमाउंट आपका गलती से क्रेडिट हो गया और साथ ही डेबिट कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने नोट किया होगा। अब बात करें हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जैसे आपने मीनिंग अभी समझा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोज द रीजंस ऑफ डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सो bank reconciliation statement is to be prepared by checking the entries made in cash book and passbook for the same month. It means अगर हम 31 मार्च 2020 को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो 31 मार्च का ही कैश बुक का बैलेंस चेक करेंगे और 31 मार्च का ही पासबुक का बैलेंस चेक करेंगे और पूरे मार्च मंथ की एंट्रीज हम कंपेयर करेंगे। तो क्या देखना होगा हमें कि कैश बुक की हर डेबिट एंट्री पासबुक के क्रेडिट में दिखे, पासबुक की हर डेबिट एंट्री कैश बुक के क्रेडिट में दिखे, कैश बुक की हर क्रेडिट एंट्री पासबुक के डेबिट में दिखे और पासबुक की हर डेबिट एंट्री कैश बुक के क्रेडिट में दिखे। इट मीन्स फॉर एवरी एंट्री इन कैश बुक देयर शुड बी ऑपोजिट एंट्री इन केस ऑफ पासबुक। और स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में 2 सिचुएशंस कॉमनली मिलती हैं। ओनली 1 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक इज़ गिवन, मीन्स दोनों बुक्स में से एक बुक का बैलेंस मिलेगा आपको। दूसरा केस है व्हेन बोथ द बैंक बैलेंसेस आर गिवन, मीन्स कैश बुक का बैंक बैलेंस भी गिवन है क्वेश्चन में और पासबुक का बैंक बैलेंस भी गिवन है। और जब आपको दोनों बैंक बैलेंस मिले होंगे, एक बैलेंस से आप BRS शुरू करोगे तो दूसरी बुक का बैलेंस आपको एज आंसर मिलेगा और आप गिवन बैलेंस से चेक कर लोगे, आपका क्वेश्चन 99% आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कॉम्पनसेटिंग एरर हो सकती हैं कि आप गलती भी करके बैठे हो फिर भी BRS टैली कर जाए। ठीक है, ओनली 1 बैंक बैलेंस इज़ गिवन, फिर आपके पास अपने पास चेक कोई नहीं है, तो जब एक बैंक बैलेंस से आप BRS शुरू करोगे तो दूसरी बैंक बैलेंस आपको एज आंसर मिलेगा। केस दोनों में से कोई भी हो, आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का वो सेम ही यूज़ होगा।
स्टूडेंट्स, अब आपको BRS बनानी सिखाई जा रही है। इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए एडलेस मेथड भी यूज़ होता है, डेबिट क्रेडिट मेथड भी यूज़ होता है। मैं आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मेथड यूज़ करना सिखा रही हूँ। किसी भी किस्म का बैंक बैलेंस आपको गिवन हो, मेथड विल रिमेन सेम, पर आप इसको एडलेस मेथड के साथ मिक्स मत करना, यही प्रिकॉशन है आपके लिए। लेट्स चेक द फॉर्मेट फर्स्ट। सीरियल नंबर, particulars, debit amount, credit amount. So there are only 4 columns to be prepared. Serial number, this is the number of the error, starting with the bank balance as per cash book or passbook. Debit and credit. I'm just telling you how to write debit or credit. Students, इस केस में आप देख रहे हो, इस फॉर्मेट में आप देख रहे हो कि एक बुक के बैंक बैलेंस से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू हो रही है, बीच में कुछ एरर्स की लिस्ट है और एंड दूसरी बुक के साथ हो रहा है। ठीक है, चाहे वो पासबुक हो चाहे वो कैश बुक हो। अगर कैश बुक से शुरू करेंगे तो BRS पासबुक के साथ ख़त्म करेंगे, और अगर पासबुक के बैंक बैलेंस से शुरू करेंगे तो हमारा आंसर कैश बुक बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट लिखने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि हम डिटेल में कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि अलग अलग बुक्स में ऐड और लेस भी लिखा जाता है साथ में। यस, हम भी वो लिख सकते हैं। अगर डेबिट साइड से शुरू करोगे तो डेबिट एंट्रीज के लिए आप ऐड लिख सकते हो, ऑपोजिट साइड के लिए आप लेस लिख सकते हो। सिमिलरली, अगर क्रेडिट एंट्री से आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू हुई तो क्रेडिट एंट्रीज के लिए आप ऐड लिख दोगे और डेबिट एंट्रीज के लिए लेस लिख दोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करें बेसिक स्टेप्स क्या हैं। तो फर्स्ट स्टेप, आपने दोनों में से जिस भी बुक का बैंक बैलेंस गिवन है उससे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू कर लेनी है। सेकंड स्टेप, डेबिट BRS इन केस ऑफ शॉर्ट डेबिट, omitted डेबिट, एक्सेस क्रेडिट इन कैश बुक और पासबुक। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, दोनों में से किसी भी बुक में अगर डेबिट छूट गया है या कम है या क्रेडिट ज़्यादा हो गया, उसको कैंसिल करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को डेबिट कर दो। और सेम चीज़ क्रेडिट BRS इन केस ऑफ शॉर्ट क्रेडिट और omitted क्रेडिट और एक्सेस डेबिट इन कैश बुक और पासबुक। Fourth step, calculate the difference of both the sides and put that amount on the side having short total. Give the name of that side having short total to the bank balance as per the other book. आपको कुछ याद आया? लेजर बैलेंसिंग भी तो आप ऐसे ही करते हो। लेजर बैलेंस में आप करते हो ना, जो डिफरेंस होता है वो छोटी साइड लिख देते हो, तो यहाँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते टाइम भी जो डिफरेंस आया वो छोटी साइड लिखना है। पर लेजर बैलेंस में हम नाम उस बैलेंस को देते हैं जो बड़ी साइड का टोटल होता है, लेकिन यहाँ पे आपने जिस बुक का बैलेंस भी आएगा उस बैलेंस को नाम वो देना है जो छोटी साइड निकलेगा। ठीक है, तो अब इन चारों स्टेप्स की समरी मैं 2 लाइनों में ही बोल दूं। अगर कैश बुक से BRS शुरू करोगे तो पासबुक से ख़त्म होगी, अगर पासबुक बैलेंस से शुरू करोगे तो कैश बुक पे ख़त्म होगी। एक बात हो गई। और दूसरी, डेबिट BRS इफ़ डेबिट इज़ omitted इन ईदर ऑफ द 2 books and to cancel excess credit, and credit BRS if credit is missing or short, or to cancel excess debit. Let me again summarize the steps in preparing BRS. Start with bank balance as per cash book or passbook. Debit BRS if cash book or passbook has not been debited or wrongly credited. Credit BRS if cash book or passbook has not been credited
or wrongly debited. Calculate the difference, put it on shorter side. This balance is the bank balance as per the other book. It means if you start with cash book balance, answer will be passbook balance. If you start with passbook balance, the answer will be बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको वो सारी एरर्स दी जा रही हैं जो नॉर्मली हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते टाइम देखते हैं, और उनको कैसे हमने लेना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में यहाँ एक एक करके एक्सप्लेन किया जा रहा है. फर्स्ट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में लिखना है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. समटाइम्स इट इज़ रिटन एज कैश बुक बैलेंस, ब्रैकेट में लिखा होता है डेबिट. अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक. पासबुक का नॉर्मल बैलेंस फेवरेबल जो है क्रेडिट साइड होता है, लेकिन अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का डेबिट साइड होगा. चेक्स इशूड बट डिसऑनर्ड. कैश बुक में क्रेडिट कर चुके हैं लेकिन उसकी पेमेंट तो हुई ही नहीं, तो पासबुक भी तो नहीं डेबिट होगी, तो हम इसको कैंसिल करने के लिए फिर डेबिट ही करेंगे. चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक में डिपॉजिट तो कर दिए चेक्स, लेकिन कैश बुक में हमने एंटर किया ही नहीं कि चेक्स आ गए, तो डेबिट होगा. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो पासबुक में तो क्रेडिट हो गया लेकिन कैश बुक का डेबिट रहता है, तो BRS में डेबिट होगा. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक क्रेडिट कर दी, लेकिन अभी कैश बुक में उसकी एंट्री हुई नहीं, हमें अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो डेबिट होगा ना कैश बुक में, तो वो अभी रहता है, तो BRS को डेबिट करेंगे. बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक. हमने बैंक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजे हुए थे, बिल्स रिसीवेबल डिपॉजिट करवा रखे थे, उनकी पेमेंट आ गई, तो पासबुक में तो क्रेडिट हो गया होगा लेकिन कैश बुक में अभी डेबिट नहीं हुआ, तो BRS में डेबिट करेंगे. डायरेक्ट डिपॉजिट्स इन बैंक. हमारे किसी कस्टमर ने सीधा हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अब हम कैश बुक में डेबिट करेंगे, तो अब वहाँ तो हुआ नहीं, हम BRS में डेबिट करेंगे. डायरेक्ट कलेक्शन बाय द बैंक लाइक डिविडेंड. कहीं से कोई इनकम हमें मिलने वाली है, वो हमारे अकाउंट में आ गई, तो उसके लिए फिर हम BRS को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश बुक में डेबिट अभी हुआ नहीं है लेकिन पासबुक में क्रेडिट हो चुका है. एनी शॉर्ट डेबिट और ओमिशन ऑफ डेबिट इन कैश बुक और पासबुक. जैसा भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, अगर कोई डेबिट रहता है या तो थोड़ा हुआ है, कम हुआ है या हुआ ही नहीं है, तो BRS को डेबिट करोगे. और कोई भी एरर आपको मिले कि दोनों बुक्स में से किसी बुक में क्रेडिट ज़्यादा हो गया, तो वो जितना ज़्यादा हो गया, जितना एक्सेस में हो गया, उसको कैंसिल करने के लिए फिर आपको डेबिट ही करना पड़ेगा. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. स्टूडेंट्स, ये फेवरेबल बैलेंस है, मींस हमारा पैसा है. हमारा पैसा तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है ना, तो बैंक तो पासबुक में उसको क्रेडिट ही लिखेगी. अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक. इसे हम क्रेडिट साइड ही दिखाते हैं, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस तो डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा BRS का. चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. चेक्स डिपॉजिट करवाए, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में उनकी एंट्री हुई ही नहीं, जो कि क्रेडिट होनी चाहिए थी. चेक्स डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड. हमने बैंक में चेक्स डिपॉजिट करवाए लेकिन वो कैंसिल हो गए, उनकी पेमेंट हुई नहीं. इट मीन्स वो क्रेडिट हो जाने चाहिए कैंसिल करने के लिए, तो BRS क्रेडिट होगी. डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड. कुछ बिल रिसीवेबल थे जो बैंक से हमने डिस्काउंट करवा के पेमेंट ले ली, लेकिन वो कैंसिल हो गए, तो वो भी तो क्रेडिट होगा, अब BRS क्रेडिट करेंगे. चेक्स रिसीव्ड बट कुड नॉट बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक. चेक्स मिल गए, हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया, कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन
पासबुक में एंट्री नहीं हुई तो वो क्रेडिट नहीं हुई, हम BRS को क्रेडिट करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, पासबुक ने सीधा डेबिट कर दिया हमें, हम बाद में क्रेडिट करेंगे। अभी वो क्रेडिट हुआ नहीं है तो BRS क्रेडिट होगी। बैंक इंसिडेंटल कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, अलग अलग नाम है, सबका मतलब ही है कि बैंक ने हमारे अकाउंट से कुछ एक्सपेंसेस, कुछ चार्जेस निकाल लिए, हमारे बैंक बैलेंस में से निकाल लिए, मीन्स हमारा बैंक बैलेंस कम कर दिया, पासबुक को डेबिट कर दिया। अब हम उसे क्रेडिट करेंगे कैश बुक में, लेकिन अभी तो हम BRS को ही क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने हमारे किसी ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, अगेन इट इज़ एन एक्सपेंस, तो बैंक पहले डेबिट कर देगी, हम बाद में उसे क्रेडिट करेंगे तो BRS क्रेडिट होगी। शॉर्ट क्रेडिट, ओमिशन ऑफ क्रेडिट इन कैश बुक और पासबुक, मतलब कैश बुक और पासबुक दोनों में से कुछ भी शॉर्ट क्रेडिट हो गया, मीन्स कम क्रेडिट हो गया या क्रेडिट छूट ही गया, तो अब हम BRS को क्रेडिट करेंगे। एक्सेस डेबिट इन कैश बुक और पासबुक विल अगेन बी कैंसल्ड बाय क्रेडिटिंग BRS। स्टूडेंट्स, जितनी भी ये हमने 23 पॉइंट्स किए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो 23 पॉइंट्स में ही फॉल करेगा, आपने इनको अच्छे से समझना है। यस, इन्हीं की फेरबदल, इन्हीं में कुछ कुछ चेंजेस आएंगी, बेसिक ये 23 पॉइंट्स ही आपको BRS बनाने के लिए अच्छे से समझ लेने हैं। When entries as per cash book and passbook are compared for reconciliation, closing balances on the same date should be considered. ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ। Only bank column of cash book is to be considered for this comparison with passbook. ठीक है, कैश बैलेंस को नहीं कंसिडर करना, कैश कॉलम को नहीं आपने देखना, आपने कैश बुक के बैंक कॉलम को देखना है फॉर प्रिपेयरिंग BRS। स्टूडेंट्स, हर वीडियो के शुरू में और एंड में मैं कहती हूँ कि ये वीडियोस देखने के साथ साथ सुननी, सोचनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और होप है ये वीडियो आप एक बार देख के दोबारा उसको देख के क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे, और 99.9% मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे करोगे। और वो 0.1% मैंने छोड़ा है कि आपको इजी लगेगा, सोचोगे बाद में करेंगे, पर टालना नहीं है, करना है, प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।